हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो है महामैराथन क्लास चला रहे हैं तो उसका लेक्चर 67। तो आप हम जो है लेक्चर 66 तक ला चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, वीडियो में भी देख सकते हैं। और भी हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जैसे आप देखोगे क्लासिफिकेशन का 6.5 घंटे का हमारा लेक्चर है। उसमें हमने डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, मिड कोलोन क्लासिफिकेशन और कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब जितना चीज़ होता है सब हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप हमारे वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो आप DSSS लाइब्रेरियन हो गया, KVS, NVS, इस तरह के किसी भी लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट लाइब्रेरियन हो गया, या फिर बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, या PhD में इन्वॉल्व हो, तो ये सब लेक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि देखो बेस टॉपिक सब सेम ही रहता है, हर जगह उसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितना टफ कंपटीशन होते जा रहा है तो इट्स बेटर कि आप सारे टॉपिक्स का एक बेसिक आइडिया रखो। तो देखो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। तो देखो तो इंटरनेट है क्या वैसे? तो इंटरनेट आप सब यूज कर रहे हैं एक तरह से। सुबह में उठने से लेके सोने तक आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो। लेकिन है क्या है इंटरनेट? तो देखो डेफिनेशन क्या है। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। सिंपली अगर डिफाइन किया जाए तो एक ग्लोबल सिस्टम है जिसमें इंटरकनेक्टेड आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, वो सब रहते हैं। डेट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, जो जैसे ट्रांसफ़र जो है मतलब कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वगैरह हो गया, ये सबको यूज करके जो है आपका कम्युनिकेट करता है एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से। टू कम्युनिकेट बिटवीन नेटवर्क्स एंड डिवाइसेज, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स ऑफ लोकल टू ग्लोबल स्केल। समझ गए कि ग्लोबल स्कोप मतलब छोटा से लेके बड़ा नेटवर्क जो है सारा कनेक्टेड जो है ना मेन नेटवर्क से। तो वो मेन नेटवर्क हो गया इंटरनेट। वो सारे कनेक्शंस को लेके इंटरनेट कहा जाएगा। लिंक्ड बाय ए ब्रॉड एरो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। तो समझ गए, तो इट्स ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। समझ गया। अब देखो की फैक्ट्स देखो, तो ये मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था कि इंटरनेट जो है आपका ARPANET से आया था। ARPANET क्या था? तो आपका 1960s में जो है आपका US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो हो गया, आर्मी जो है, उन्होंने डेवलप किया था सिक्योर कम्युनिकेशन और फास्ट कम्युनिकेशन के लिए। देखो द प्रिकर्सर टू द इंटरनेट डेवलप्ड बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन द 1960, तो उसको ARPANET कहते थे। अब देखो 1983 में देखो द ईयर व्हेन द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, जो TCP/IP जो है ट्रांसफर जैसे कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वाज स्टैंडर्डाइज। तो ये कब स्टैंडर्डाइज किया गया और स्टैंडर्डाइज क्यों किया गया? कि इंटर कम्युनिकेशन हो सके, कि आपका सेम प्रोटोकॉल रहेगा तभी तो अगर इंडिया से कोई डेटा जा रहा है उसको जो है स्टडी कर पाएगा US में या फिर मतलब चाइना में या कहीं भी, और वहाँ से जो डेटा आ रहा है, तो हमारा प्रोटोकॉल इसलिए सेम रखा जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो हो गया। तो वही 1983 में, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हो। तो 1960 1983 दोनों याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इंटरनेट जो है आपका जो वही मतलब प्रोटोकॉल सूट जो हो गया TCP/IP जो होता है। TCP/IP क्या होता है? ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP होता है इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। वाज स्टैंडर्डाइज विच अलाउड द क्रिएशन ऑफ द मॉडर्न इंटरनेट। समझ गया। अब देखो वेब ब्राउजर्स क्या होता है। तो वेब ब्राउजर के थ्रू जो है आप इंटरनेट को जो है आप यूज करते हैं या एक्सेस करते हैं, है ना। तो इंटरनेट जो है एक तरह से वेब पेजेस के फॉर्म में है मोस्टली अभी देखो तो। अब जो एक तरह से वेब 2.0 कह सकते हो। तो अब जो है किसी भी वेबसाइट के जाने के लिए, तो वेबसाइट आप मतलब कहाँ खोलोगे? तो ब्राउजर में खोलोगे। तो देखो ब्राउजर का डेफिनेशन क्या होता है। अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सिंपल, वर्ल्ड वाइड वेब जो हो गया आपका WWW, उस पर कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है तो आपको जो है एक ब्राउजर के थ्रू करना पड़ेगा। तो ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेबसाइट, द वेब ब्राउजर रिट्रीव्स द नेसेसरी कंटेंट फ्रॉम अ वेब सर्वर एंड देन डिस्प्लेज द पेज ऑन द यूजर्स डिवाइस। तो समझ गए कि आप कुछ भी अगर जो है डिमांड करते हो इन्फॉर्मेशन का पार्टिकुलर वेबसाइट से, तो आपका ब्राउज़र जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है डाउनलोड करता है वेब सर्वर से,
और उसके बाद डाउनलोड करके आपको जो है जो फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट में जो है आपके स्क्रीन पे शो करता है। समझ गए? की फीचर्स देख लीजिए, तो इसमें नेविगेशन करते हैं लोग, अलाउज यूजर्स टू नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर। तो एक वेबसाइट है उससे दूसरे वेबसाइट पे आप नेविगेट कर सकते हो वेब ब्राउज़र के थ्रू। बुक मार्किंग, आपका जो है फेवरेट वेबसाइट जो है उसको सेव करके रख सकते हो बुक मार्क्स में। फिर जैसे पेज भी सेव किया जाता है, अगर आप सफारी ब्राउज़र वगैरह यूज किए होगे तो यूजर्स कैन सेव देयर फेवरेट वेबसाइट्स फॉर इजी एक्सेस। फिर टैब्ड ब्राउजिंग क्या है, तो मल्टीपल वेब पेजेस कैन बी ओपनड इन डिफरेंट टैब्स विद इन द सेम ब्राउज़र विंडो। समझ गए कि आपका एक ही मतलब ब्राउज़र में जो है विंडो में आप डिफरेंट टैब्स खोल सकते हैं। अब देखो एक्सटर्नल एड ऑन्स, आपको पता होगा आप जैसे क्रोम ब्राउज़र यूज कर रहे होगे तो जैसे कुछ कुछ जैसे आप मान लो कि एड ब्लॉकर लगाते हो, तो ये सब आपका एड ऑन्स हो जाता है कि वो ब्राउज़र का मेन पार्ट नहीं है लेकिन वो आपको हेल्प कर सकता है वेबसाइट में। तो देखो एडिशनल फंक्शनैलिटीज कैन बी एडेड टू द ब्राउज़र। तो देख लो ये सब एग्जांपल है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था, द वर्ल्ड करके कोई ब्राउज़र हुआ करता था, ओपेरा ब्राउज़र आपको पता होगा, सफारी जो है आपको मैकबुक में या फिर आईफोन में यूज होता है, मोजिला फायरफॉक्स जो है ये आपका एक ओपन सोर्स जो है ब्राउज़र है, नेटस्केप ब्राउज़र है, जो पुराना ब्राउज़र है बहुत। क्रोम आप यूज कर रहे होगे, जो मैक्सथन हो गया, टेंसेंट ब्राउज़र। फिर एक ब्राउज़र होता है टॉर, बहुत बार यूज होता है, ये आपका डार्क इंटरनेट जो होता है, जैसे सुने होंगे डार्क नेट के बारे में कि वहाँ पे सारी गलत गलत मतलब चीज़ें, किडनैपिंग से लेके मर्डर सारे होते हैं डार्क नेट पे पैसा देके। ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ डार्क नेट को, लेकिन वो जो है आपका टॉर ब्राउज़र हो गया या ओनियन ब्राउज़र करके एक आता है, वो सब के थ्रू ये सब ओपन होता है। तो वो ब्राउज़र के बारे में भी अब पूछा जाता है अगर एग्जाम में, तो जान लो कि टॉर और ओनियन जो है ये आपका एक ब्राउज़र है। समझ गए? और देखो पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स देखो क्या क्या है, तो गूगल क्रोम कब लॉन्च हुआ था, ये बहुत बार जो है आपको क्रोनोलॉजिकली जो है सजाने के लिए यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। गूगल यार नहीं किया होगा तो पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। गूगल क्रोम कब लॉन्च हुआ था, 2008 में। इट इज़ करेंटली द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेब ब्राउज़र, पता ही होगा आपको। मोजिला फायरफॉक्स जो है नोन फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन द प्राइवेसी एंड ओपन सोर्स डेवलपमेंट। समझ गए? तो ये ओपन सोर्स डेवलपमेंट के लिए जो ये फाउंडेशन है, मोजिला फाउंडेशन जो है वो काम करती है, तो उनका ब्राउज़र है ये। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है द सक्सेसर टू इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो था, ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे विंडोज़ का ब्राउज़र हुआ करता था तो उसका जो सक्सेसर आया वो कौन सा आया, तो माइक्रोसॉफ्ट एज। तो लॉन्च्ड विद विंडोज़ 10 इन 2015 में लॉन्च हुआ था। सफारी ब्राउज़र देख लो, तो डेवलप्ड बाय एप्पल इंक्लूसिव, जो एप्पल जो कंपनी है उसके द्वारा किया गया था, एंड इज द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ऑन एप्पल डिवाइसेज। तो एप्पल डिवाइसेज में जो है आपका सफारी ब्राउज़र आपको मिल जाएगा। की डेट्स देख लो, तो 1993 में जो है द रिलीज ऑफ द मोजाइक, द फर्स्ट वेब ब्राउज़र टू डिस्प्ले इमेजेस इन लाइन विद टेक्स्ट। तो इमेजेस जो है आपका टेक्स्ट के साथ साथ डिस्प्ले होना मतलब शुरू किया गया था, तो वो मोजाइक ब्राउज़र में शुरू हुआ था। 1994 में जो है, तो मोजाइक कब लॉन्च हुआ था, 1993 में जो है। अब 1994 में द लॉन्च ऑफ द नेटस्केप नेविगेटर लॉन्च हुआ था, विच बिकेम द डोमिनेंट ब्राउज़र ड्यूरिंग द अर्ली वेब्स ऑफ द नेट ऑफ द वेब। तो ये नेटस्केप जो था, ये जैसे अभी जो मतलब भाव जो क्रोम को मिलता है, वो एक टाइम जो है नेटस्केप को भी मिला करता था। अब देखो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, तो ये मैंने पहले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है कि आपका जो है जो ये जो है आपका इन्फॉर्मेशन, देखो वर्ल्ड वाइड वेब में आपका क्या होता है, तो जैसे यूआरएल हो जाता है। यूआरएल क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एक लिंक हो जाता है कि आपका वेबसाइट का एक यूआरएल हो गया। समझ गए कि लिंक हो गया। तो वैसे ही फिर जैसे इसमें जैसे हाइपर टेक्स्ट हो गया, जिसमें आपका जैसे वेबसाइट्स वगैरह बना हुआ है, तो ये सब जो आपका वेब हुआ ना, ये जो एक आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम कह सकते हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम हुआ, जो ये सब का जो जैसे वेबसाइट्स हुआ, ये सब का कॉम्बिनेशन हुआ। समझ गए? देखो, द वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली वेब इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज, जो भी वेब जैसे वेबसाइट्स पे अदर रिसोर्सेज हैं, आर आइडेंटिफाइड बाई यूआरएल, जिसको लिंक के थ्रू आप जैसे google.com हो गया, ये सब जो .coms वाले जो हो गए, या फिर .org, ये सब वेबसाइट्स हो गए, ये यूआरएल्स हो गए, इंटरलिंक्ड बाई हाइपर टेक्स्ट एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय द इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है मानो तो।
की कंपोनेंट्स इसमें क्या क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब में। तो वेब पेजेज आपको पता है कि जो है एक तो वेब पेजेज क्या होता है, वेबसाइट्स जो आप देखते हो उसी को वेब पेजेस कहा जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटेड इन HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो वेबसाइट में और वेब पेजेज आदमी ऐसे बोल देता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है। एक वेबसाइट में मान लो कि आपका कितना भी वेब पेजेज हो सकता है, तो एक जो आप पेज देखते हो ना, वो मान लो कि होम पेज हो गया या फिर कोई लिंक दिया हुआ है उसका भी आप उसके वेबसाइट पे खुल रहा है, तो ये जैसे मान लो पेज 1 हो गया, पेज 2, तो इस हिसाब से ज़्यादा पेजेस भी हो सकते हैं। तो ये मान लो कि इंडिविजुअल वेब पेजेज हो गया और ये पूरा का जो कॉम्बिनेशन हुआ वो वेबसाइट हो गया मानो, तो है ना। तो वही कह रहे थे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटेड इन HTML क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी का एक मतलब जो मतलब एडवांस्ड आ गया था जिसमें मल्टीमीडिया भी कर सकते थे, तो वो था एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज XML। वेब सर्वर्स होते हैं जहाँ पे आपका वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है। तो कंप्यूटर्स टेस्ट होस्ट वेबसाइट्स एंड डिलीवर वेब पेजेस टू यूजर्स, जहाँ से आपका कोई वेबसाइट पे क्लिक करते हो वो लिंक जो खोलता है आप पे लोड होता है, तो वो वहाँ से अगर वेब सर्वर मान लो अगर आयरलैंड में है तो आयरलैंड से जो है आपका डेटा आपके वेबसाइट पे आ रहा है। समझ गए। अब URLs क्या हो गया, तो यूनिफॉर्म जो है रिसोर्स लोकेटर। तो एड्रेस यूज टू एक्सेस वेब पेजेस, जैसे google.com हुआ, youtube.com हुआ, ये सब आपका URLs हुआ। समझ गए। फुल फॉर्म्स याद रख लो आप, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। की फैक्ट्स देख लो, टिम बर्नर्स ली जो था उन्होंने इन्वेंट किया था वर्ल्ड वाइड वेब को, कब, तो 1989 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो टिम बर्नर्स ली वाला मतलब द्वारा, और 1989 में। 1991 में जो है द ईयर व्हेन द फर्स्ट वेबसाइट वाज पब्लिश्ड, तो फर्स्ट वेबसाइट जो है आपका 1991 में पब्लिश किया गया था। अब देखो ईमेल, तो ईमेल आपको पता होगा ईमेल क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल को ईमेल कहते हैं। तो जैसे आप चिट्ठी भेजते तो पहले पोस्ट कार्ड से या फिर एनवेलप में भेजते थे, तो वैसे ही उसी चिट्ठी को जब इलेक्ट्रॉनिकली जैसे भेजा जाए तो उसको ईमेल कहते हैं। समझ गए। तो अब देखो डेफिनेशन देखो, ईमेल जो हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। समझ गया। अब देखो की कंपोनेंट्स इसमें क्या क्या होता है, तो ईमेल एड्रेस होता है, ये सब आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि आप टर्म के साथ जैसे याद रखो। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बोलते समय एक टर्म किसी और चीज़ के लिए यूज करते हैं जबकि उसका रियल मीनिंग कुछ और होता है। तो ये सब आपको क्लैरिफाइड रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। तो आप ये सब जो लेक्चर्स है अपने ग्रुप्स में भी ज़रूर शेयर करें, जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं, जिससे ज़्यादा लोग जो हैं इसको देख सकें। आपके जैसे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, आपका कोई लाइब्रेरी का ग्रुप हो उसमें शेयर करें, है ना। क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ आप भी कर दो। अब देखो की कंपोनेंट्स, जैसे ईमेल एड्रेस हो गया, अ यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ एन, जैसे फॉर एन ईमेल अकाउंट यूजुअली इन द फॉर्मेट ऑफ यूजर नेम, और उसके बाद डोमेन नेम होता है। जैसे देख लो आप देखते होगे जैसे @ जो होता है google.com, तो ये आपका google.com जो है डोमेन नेम हो गया, देखते हो ना। या फिर @gmail.com हो गया, तो जीमेल जो हो गया आपका ये डोमेन नेम हुआ, या फिर मतलब ईमेल सर्वर जो है सर्विस प्रोवाइडर हो गया गूगल मेल। तो वैसे ही @जोहो मेल आप देखे होगे जो इंडियन जो है बहुत फेमस हो रखा है। तो ऐसे ही आप खुद का भी जो है ना ईमेल सर्वर ऐसा बना सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो है आप वही लोग का यूज करें। आपका मान लो कि आप कोई जैसे जो है कंपनी शुरू करते हैं, या फिर जैसे वेबसाइट XYZABC.com, तो आप अगर इसमें चाहें तो इस सर्वर में भी आप ईमेल ऐसे बना सकते हैं, जैसे जैसे myNewID@XYZABC.com, इस हिसाब से। तो ये आपका पर्सनल एक तरह से मतलब होस्टिंग के साथ आपका ईमेल एड्रेस बन जाएगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका जो है इतने बड़े बड़े कंपनी जो है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर वही हो। समझ गया। तो अ यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ एन ईमेल अकाउंट यूजुअली इन द फॉर्मेट। समझ गए। तो ईमेल एड्रेस आपको पता होगा। इनबॉक्स आपको पता है कि जहाँ पे ईमेल आता है, द फोल्डर वेयर इनकमिंग ईमेल्स आर स्टोर्ड। आउटबॉक्स जो है फोल्डर्स वेयर आउटगोइंग एंड सेंट ईमेल्स आर स्टोर्ड। की फैक्ट्स देख लो, जैसे रे टॉमलिंसन जो थे क्रिएटेड जैसे मतलब क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग ईमेल इन 1971। रे टॉमलिंसन जो है
इनको कहा जाता है कि इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया 1971 में। SMTP क्या होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये याद कर लो। SMTP बहुत बार फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ये है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये आपका है कि वो प्रोटोकॉल, अब देखो, अब मेल प्रोटोकॉल का भी जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, कि आपका कोई भी मतलब ईमेल कंपनी आप नया भी खोल रहे हो तो वो जो है एक तरह से दूसरे पे ईमेल जो है जो भेज सके। तो इसीलिए एक मतलब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, मतलब ये जो है जो बना दिया गया है कि उसी प्रोटोकॉल में जो है, उसी जो प्रोटोकॉल में जो है सारे ईमेल जैसे आईडी प्रोवाइडर ईमेल जो है आपके जैसे प्रोवाइड करें कि इंटरचेंज और एक्सचेंज हो सके आपस में ईमेल। स्टैंडर्डाइजेशन किया गया तो उसी को SMTP कहते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, द प्रोटोकॉल यूज टू सेंड ईमेल। समझ गए? अब POP3 और IMAP क्या है? तो प्रोटोकॉल्स यूज टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम सर्वर। तो सेंडिंग के लिए जो होता है वो SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और रिट्रीव जो आप करते हैं सर्वर से जो है ईमेल, तो वो POP3 और IMAP होता है। तो ये याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है। POP3 और IMAP जो है प्रोटोकॉल्स यूज टू रिट्रीव ईमेल्स फ्रॉम अ सर्वर। समझ गए? अब देखो सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या होता है? तो मान लो कि आप जैसे लाइब्रेरी में ही देख लो, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आपको इंडेक्सिंग किया हुआ होगा सारे डॉक्यूमेंट्स का, तो आपको इजी हो जाता है कोई भी सर्च करना। आप जो है एक तरह से PDF फाइल में अगर इंडेक्सिंग किया है तो आप Ctrl+F करके आप सर्च कर सकते हो। तो वैसे ही अगर पूरे इंटरनेट का जितना भी डेटा है, सारे डेटा का अगर इंडेक्सिंग अच्छे से कर दिया जाए, अगर आप 70% का भी जो एक तरह से मोस्टली यूज्ड डेटा है, जब वैसे तो पूरा इंटरनेट का इंडेक्सिंग किया ही नहीं गया है, क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेट जो है वो आपका डार्क वेब के फॉर्म में है। तो जितना का इंडेक्सिंग किया गया है वो सबको क्यों इंडेक्सिंग किया गया? कि आपका सर्च इजी हो जाए। तो वो सर्च इजी हो जाए तो कहाँ पे आप जिस चीज़ पे सर्च करोगे ना इंडेक्सिंग के बाद, उसी को सर्च इंजन कहते हैं। वो मास लेवल पे हुआ, पूरा इंटरनेट का अगर इंडेक्सिंग मान लो, मतलब यूजफुल चीज़ का ही किया जाता है। ये मत सोचो कि अगर मतलब गूगल है अगर सर्च, तो उसको सारा डेटा पता है पूरे इंटरनेट का कि कहाँ क्या है। ऐसा नहीं है, वो भी जो है टॉप जो सर्च किया जाता है उन्हीं का डेटा वो रखता है, बाकी को जो है वो ऐसे ही डार्क वेब टाइप छोड़ दिया जाता है। देखो सर्च इंजन, देखो डेफिनेशन देखते हैं। अ सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू कैरी आउट वेब सर्चेस। समझ गए? विच मीन्स टू सर्च द वर्ल्ड वाइड वेब इन अ सिस्टमेटिक वे टू पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन अ टेक्सुअल वेब सर्च क्वेरी। तो टेक्स्ट के फॉर्म में आप सर्च करते हैं। अब ये जो है आप पता, सर्च जो है जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, मशीन लर्निंग बढ़ रहा है, एल्गोरिदम्स और प्रोसेसिंग स्पीड्स बढ़ रहा है, फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी, डेटा ट्रांसफ़र बढ़ रहा है, तो आप देखोगे कि सर्च जो है और ज़्यादा हाई क्लास होते जा रहा है। आप ऑडियो सर्च कर सकते हैं, वीडियो सर्च कर सकते हैं, आप जो है एक तरह से इमेज के फॉर्म में भी सर्च कर सकते हैं। तो ये सब सर्च इंजन आप बेसिक समझ गए होंगे। की कंपोनेंट्स देखो तो इसमें क्रॉलर और स्पाइडर होता है। तो क्रॉलर और स्पाइडर क्या होता है? तो ये जो है ना आपका एक तरह से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अलग अलग वेबसाइट्स पे जो है विजिट करते रहते हैं। ठीक है, तो वो प्रोग्राम्स जो है बेसिक आपका अपडेटेड डेटा लाते रहते हैं कि कौन से वेबसाइट्स पे जो है क्या क्या डेटा है। तो वो एक तरह से मान लो कि वो हमेशा 24 घंटे जो है इंटरनेट पे घूम रहा है और वो जो है आपका डेटा स्टडी करते रहता है, और उसी के अनुसार जो है कोई और सर्च करता है तो उसको वो डेटा बताएगा। देखो द की कंपोनेंट्स, क्रॉलर, स्पाइडर, अ प्रोग्राम दैट विजिट्स वेब पेजेस टू रीड देयर कंटेंट। समझ गए? इंडेक्स देखो, अ डेटाबेस ऑफ वेब पेजेस क्रिएटेड बाय द क्रॉलर। तो जो क्रॉलर जो है एक डेटाबेस क्रिएट करेगा उसको इंडेक्स कहते हैं। देखते हैं एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या होता है? तो अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय द सर्च इंजन टू रैंक वेब पेजेस। अब देखो आप कुछ भी अगर सर्च करते होगे तो आप देखते होगे कि कोई जो है एक तरह से जैसे फर्स्ट रैंक में आ रहा है, जैसे जो भी मतलब लिंक है, सेकेंड रैंक में कुछ भी सर्च करने के बाद थर्ड फोर्थ, फिर यहाँ पे नीचे रहता है पेज नंबर 1 2 3 4। तो ये
किस हिसाब से रैंक करता है। तो अब मान लो कि कोई जैसे आर्टिकल लिखा गया या फिर वेब पेज है, तो ज़्यादातर लोग धीरे धीरे एकाएक उसको मतलब सर्च कर रहे हैं, तो वो मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो हो सकता है कि वो आपको पहले दिखाया जाए। अब देखो उसमें भी होता है कि हो सकता है कि मतलब सर्च इंजन किसी वेबसाइट से पैसा लिए हुए है, कि आप जैसे कुछ भी मतलब सर्च कर रहे हैं कि जो है जैसे जूट बैग्स, तो जैसे फ्लिपकार्ट का ऐड आना शुरू हो जाए, तो वो क्यों ऐड आना शुरू हो जाता है जैसे फर्स्ट में, क्योंकि वो जिस पैसा खिलाया हुआ रहता है। तो ये सब आपका एल्गोरिदम तय करता है कि कौन सा आपको जो है सर्च रिजल्ट जो है आपको जो पहले दिखाना है। देखो तो वही है, अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय द सर्च इंजन टू रैंक वेब पेजेस। अब देखो पॉपुलर सर्च इंजन देख लो, जैसे गूगल हो गया, द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन नोन फॉर इट्स एडवांस एल्गोरिदम एंड लार्ज इंडेक्स। तो इनका इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, मतलब डेटा जिसमें से सर्च कर सकता है लोग। बिंग हो गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन लॉन्च्ड इन 2009 में बिंग लॉन्च हुआ था। याहू सर्च इंजन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्च इंजन नाउ पावर्ड बाय बिंग। अब देखो की डेट्स देख लो, 1998 में जो है गूगल लॉन्च हुआ था। द लॉन्च ऑफ गूगल विच रिवोल्यूशनाइज वेब सर्च विच इज पेज रैंक एल्गोरिदम। समझ गए। अब देखो मेटा सर्च इंजन, तो मेटा सर्च इंजन क्या होता है, तो अब मेटा सर्च इंजन इज अ सर्च टूल दैट सेंड यूजर रिक्वेस्ट टू सेवरल अदर सर्च इंजन एंड एग्रीगेट्स द रिजल्ट इन द सिंगल लिस्ट। समझ गए होगे। जैसे मैं ये लिस्ट दे रखा हूँ, देखो मैंने इसमें वैसे मतलब अलग अलग जो है सर्च इंजन का एग्जाम्पल भी दे रखा था, आप देख सकते हो। गूगल हो गया, बिंग हो गया, ये जो है आपका डक डक गो करके सर्च इंजन है, ये भी होता है। याहू हो गया, इकोसिया हो गया, आस्क हो गया, यांडेक्स, बाइडू जो है ये चाइना का है ना। तो इसी सब देख सकते हो। तो देखो, तो मेटा सर्च इंजन जो होता है, आप कुछ मेटा सर्च इंजन में सर्च करते हो, तो जितने अलग अलग सर्च इंजन है ना, वो सारे में सर्च करता है, और उसके बाद जो है आपको जो है मतलब सर्च रिजल्ट्स अलग से दिखाता है। तो मेटा सर्च इंजन से क्या फ़ायदा होगा कि मेटा सर्च इंजन से आपका दायरा बढ़ जाएगा। अगर मान लो कि गूगल जो है सो जैसे 1 लाख वेबसाइट्स को सर्च करता, और याहू जो है सो अगर मान लो कि जैसे 60,000 जब वेबसाइट सर्च करता, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जितने भी वेबसाइट्स जैसे याहू रैंकिंग करके इंडेक्सिंग करके रखा है, सारा का सारा वेबसाइट गूगल भी रखा होगा। तो आपका मेटा सर्च इंजन में जो है अलग अलग सर्च इंजन में वो डेटा सेंड करता है, सर्च करता है इंडिविजुअली, और फिर उसको जो है कंपाइल करता है एक साथ, फिर आपको रिजल्ट दिखाता है। समझ गए। डेफिनेशन देख लो फिर से। मेटा सर्च इंजन इज अ सर्च टूल दैट सेंड्स यूजर रिक्वेस्ट टू सेवरल अदर सर्च इंजन एंड एग्रीगेट्स द रिजल्ट्स इनटू अ सिंगल लिस्ट। समझ गए। एग्जाम्पल डॉग पाइल, मेटा क्रॉलर, ये सब जो है आपका मेटा सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। तो ये अगर आपसे पूछा जाता है डॉग पाइल और मेटा क्रॉलर क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे। अगर आप टीचर देख चुके हो तो आप समझ जाओगे कि मेटा सर्च इंजन है ये। समझ गया। तो देख लो, डॉग पाइल एग्रीगेट्स रिजल्ट फ्रॉम गूगल, याहू एंड यांडेक्स से जो है एग्रीगेट करके डॉग पाइल देता है। मेटा क्रॉलर हो गया कंबाइंस रिजल्ट फ्रॉम सेवरल सर्च इंजन एंड डायरेक्टरी। समझ गए। की फीचर्स तो इसका क्या होगा, तो ब्रूट सर्च रिजल्ट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ रिजल्ट्स बाय क्वायरिंग मल्टीपल सर्च इंजन, ढेर सारे सर्च इंजन से लेके आपको ब्रॉड रिजल्ट देता है। डी डुप्लीकेशन, तो रिमूव डुप्लीकेट रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट सर्च इंजन, जो मैंने बताया कि उसमें जो है आपको फाइनल रिजल्ट देगा। तो देख लो इसमें, देख लो जैसे वेबसाइट हो गया, ब्लॉग, इमेज, डॉक्यूमेंट, तो अप्लाई जैसे मैं सर्च इंजन यूनिक एल्गोरिदम, तो फिर ये जो है आपको जो भेजा जाएगा याहू, बिंग वगैरह, ये सब में से जो है सेलेक्ट होगा रिजल्ट, अप्लाई मेटा सर्च इंजन यूनिक रूल्स, उसके बाद आपको रिजल्ट देता है। अब देखो इंटिटी सर्च इंजन्स क्या होता है, तो इंटिटी सर्च इंजन्स फोकस ऑन रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफिक एंटिटी सच एज पीपल, प्लेसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन रैदर देन जनरल वेब पेजेस। अब मान लो कि जैसे आपका सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे गूगल मैप्स हो गया, तो गूगल मैप्स पे देखते हो आप, अगर कुछ भी सर्च करोगे तो आपको क्या प्लेस के बारे में बताएगा, उस पर आपको नॉर्मल ऐसे नहीं बताएगा ना। तो मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वैसे ही सर्च इंजन, ऐसा मान लो कि एक प्लेस खोजने वाला सर्च इंजन हो, है ना, या फिर मान लो जैसे गूगल स्कॉलर हुआ, तो स्कॉलर में केवल आपका अगर ऐसा हो जाए कि जैसे मतलब पेटेंट का ही जैसे खोज के दे, या फिर प्लेसेज हो तो जैसे प्लेसेज ही खोज के दे, अगर टेलीफोन नंबर हो तो टेलीफोन नंबर ही केवल सर्च करके दे, तो वो जो है आपका एंटिटी सर्च इंजन हो गया, कि किसी खास एंटिटी के बारे में आप सर्च कर रहे हो। समझ गए।
तो देखो एग्जांपल देख लो, गूगल नॉलेज ग्राफ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटीज डायरेक्टली इन द सर्च रिजल्ट। वोल्फमैन अल्फा जो है, सॉरी वोल्फ्राम अल्फा जो है, अ कंप्यूटेशनल सर्च इंजन दैट आंसर्स फैक्चुअल क्वेरीज डायरेक्टली बाय कंप्यूटिंग द आंसर्स फ्रॉम स्ट्रक्चर डेटा। समझ गए? तो वो कंप्यूटर सर्च इंजन है जैसे वोल्फ्राम अल्फा। की फीचर्स तो देख लो, इसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, यूजर डेटा बेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन टू प्रोवाइड, तो इसमें प्रिसाइज आंसर ही आपको देगा, आपको वेबसाइट नहीं दिया जाएगा। फिर डायरेक्ट आंसर्स, ऑफन प्रोवाइड डायरेक्ट आंसर टू क्वेरीज विदाउट द नीड्स फॉर क्लिकिंग ऑन वेब पेजेस। तो ये समझ गए, जैसे आप मान लो चैट जीपीटी हुआ, तो चैट जीपीटी को लेके अगर आपका सर्च इंजन आपका बना दिया जाता है तो वो आपका एंटिटी सर्च इंजन टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइब्रेरी के ग्रुप्स में शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।